केमिस्ट्री फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें हम पढ़ रहे थे फिंगरप्रिंट रीजन या IR स्पेक्ट्रम, इसको हम पढ़ रहे थे। इसमें फिंगरप्रिंट रीजन के बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक बोलेगा इंटेंसिटी, जिसे हिंदी में बोला जाएगा तीव्रता। इंटेंसिटी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? तीव्रता कहेंगे। ठीक है, इसमें सिलेक्शन रूल में हमने क्या लिखा था कि डेल न्यू की वैल्यू डेल वी की वैल्यू जहाँ पे +-1 हो, केवल वे ट्रांजिशन ही यहाँ पे अलाउड ट्रांजिशन होंगे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि केवल वे ट्रांजिशन ही अलाउड होते हैं जिनमें डेल वी की वैल्यू +-1 हो, यानी इसको हम मानेंगे 0 लेवल, इसको मानेंगे हम 1, इसको मान लेंगे हम 2, और इसको मान लिया हमने 3। यहाँ तक आ गए। अब क्या होगा कि पहले भी हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे लो ग्राउंड स्टेट लेवल ये है, यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जो हम लेवल देखेंगे किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसमें ग्राउंड स्टेट होता है ना सबसे नीचे वाला, जरूरी उसको V से डिनोट करें, इसको हम G से, L से, किसी भी से साइन से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ मान रहे हैं कि हम इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में V से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राउंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियमानुसार ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की संख्या मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी तो यहाँ से जब पार्टिकल्स हैं यहाँ से इस लेवल में जाएंगे, अधिकतम संख्या में यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे जो बैंड बनेगी 0 से 1 में जाने पर उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड के नाम से जानते हैं। नाम क्या रहेगा यहाँ पे, फंडामेंटल बैंड। उसके बाद में इसमें मान लीजिए 10 थे ना मॉलिक्यूल, तो V बराबर 0 में कितने आएंगे, केवल 5 से आएंगे। V इक्वल टू 1 से मॉलिक्यूल V इक्वल टू 2 में जाएंगे, इस मॉलिक्यूल में जाएंगे, तो यहाँ से कम ही संख्या मॉलिक्यूल जाएंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए हम यहाँ V इक्वल टू 0 से डायरेक्ट V इक्वल टू 1 में भेज रहे हैं, ये तो क्या है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है ऐसा। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, 0 से डायरेक्ट 2 में जा नहीं सकते, क्यों, तो किस कौन से रूल को फॉलो करेगा यहाँ पे कि डेल V की वैल्यू है वो +-2 होगी, +-2 होगी, तो इसका मतलब कौन से ट्रांजिशन होंगे, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होंगे उनको फोरबिडन या प्रतिबंधित ट्रांजिशन के नाम से जानेंगे। तो प्रतिबंधित जो ट्रांजिशन है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, कम तीव्रता के साथ संपन्न होगी। तो हमने बोल लिया कि अलाउड ट्रांजिशन होते हैं ना, अनुमत संक्रमण, वो भी होते हैं प्रकृति में, प्रतिबंधित फोरबिडन भी वाले भी होते हैं, लेकिन दिखाई कौन से देते हैं, केवल अलाउड वाले। क्यों? क्योंकि वो उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, इस कारण से वहाँ चमकीली रेखाओं के रूप में वो दिखाई देने लगते हैं, जबकि फोरबिडन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम होने के कारण से वो दिखाई नहीं देते हैं। तब यहाँ पे क्या रहेगा कि V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 2 में जाने पे जो बैंड बनेंगी जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने पर वो दिख जाती हैं, उनका नाम क्या रहेगा, 0 से फर्स्ट में जाना, यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन बैंड। ठीक है, इसको बोलेंगे फंडामेंटल बैंड, मूल अधिसंवरक, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन बैंड। उसके बाद में यदि V इक्वल टू 0 से डायरेक्ट V इक्वल टू 3 में जाए तब उसका नाम रहेगा सेकेंड ओवरटोन बैंड। ये फंडामेंटल बैंड रहेगी जो कौन से में जाएगी, 0 से 1 में जाने पे वो फंडामेंटल बनेगी, मूल बैंड बनेगी। 0 से डायरेक्ट 2 में जाने पे फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया, फॉरबिडन वाला रहेगा फर्स्ट ओवरटोन बॉन्ड, और 0 से लेके 3 वाले में जाना वो क्या रहेगा, सेकेंड ओवरटोन बैंड रहेगी वो। और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे फंडामेंटल से ओवरटोन से सेकंड ओवरटोन में जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे इंटेंसिटी या तीव्रता है वो कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ये होगी इंटेंसिटी, तो हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी फंडामेंटल बैंड की, उससे कम होगी फर्स्ट ओवरटोन बैंड की, उससे नेक्स्ट रहेगी सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन बैंड को यहाँ पे अधिसंवरक बैंड बोलते हैं हिंदी में, फंडामेंटल को मूल बैंड बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट यानी बल नियतांक, जिसे हम किससे लिखते हैं, K से लिखते हैं, उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है, फोर्स कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
जो आवृत्ति थी ओसिलेटर वाले दोलन की आवृत्ति, उसका फॉर्मूला क्या था अपना, 1/2π√में एक नंबर लिख देंगे समीकरण को, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की आवृत्ति को निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण में चेंज क्या करना होगा, हम कहेंगे इसमें समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण नंबर एक का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा OSC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 की स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा k/μ। समीकरण नंबर 2 बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इससे क्या रहेगा, k को एक साइड में रखें, बाकी सारा उठा के इस साइड ले जाएं, तो क्या बनेगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, ये क्या है ओमेगा OSC और यहाँ पे म्यू। समीकरण नंबर बन गया अपनी 3। अब इस समीकरण नंबर 3 में यदि अपने पास कांस्टेंट है पाई 3.14 या फिर 22/7, ये भी कांस्टेंट है, यदि अपने को किसी भी मॉलिक्यूल का समानित द्रव्यमान म्यू क्या है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, समानित द्रव्यमान है, इसकी वैल्यू रहेगी m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल की रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान और उसके ऑसिलेशन की आवृत्ति, इन दोनों की वैल्यू पता हो तो हम उस मॉलिक्यूल के फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने पास होना क्या चाहिए, उस मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन की आवृत्ति होनी चाहिए और उसका रिड्यूस्ड मास पता होना चाहिए। इन दोनों की हेल्प से हम फोर्स कांस्टेंट है उस मॉलिक्यूल का, उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। आगे समझ में। उसके बाद देखिए हम फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है, रिलेशन इन बिटवीन, नेक्स्ट है छोटे छोटे टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड, किसी बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपस में रिलेशन क्या रहेगा वो देखें। यहाँ पे देखें कोई भी बॉन्ड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स कांस्टेंट समानुपाती रहेगा किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स में या किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल का फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इन तीनों में से बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, इस वाले की, ट्रिपल बॉन्ड ना, तो इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिएगी, तो इसका फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा है, फिर इसका और फिर इसका ये रहेगा। इसमें फोर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी है, सबसे कम इसकी, और फोर्स कांस्टेंट का ऑर्डर भी यही है, सबसे ज्यादा फोर्स कांस्टेंट इसका रहेगा और सबसे कम फोर्स कांस्टेंट रहेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले का। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसका, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, अपने को क्या बताने इसमें कुछ आइडियाज, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ने, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन नेक्स्ट टॉपिक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये रहेगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स में जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसके कितने मोड्स, या इनको हिंदी में बोलते हैं विधाएं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या कंपन के विधाएं। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में आएगा कि मुख्य रूप से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा इसमें स्ट्रेचिंग, फर्स्ट रहेगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और सेकंड रहेगा इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, एक तो रहेगा इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक रहेगा बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग को बोलते हैं हम तनन कंपन और बेंडिंग को बोलेंगे हम बंधन या बंद कंपन। इन दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे, आगे इसके भी कुछ टाइप्स हैं, आगे इसके भी कुछ हैं टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट रहेगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा, तनन कंपन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हिंदी में बोलेंगे हम तनन कंपन। तनन कंपन का मतलब क्या होता है, देखो
कि इस कंपन में किसी मॉलिक्यूल में यदि कंपन होने से उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ में चेंज हो जाए। बॉन्ड लेंथ में चेंज का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ है तो कम हो जाए कंपन होने के बाद में, या फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, लेकिन उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल या बंध कोण में कोई भी चेंज ना हो, तो ऐसा वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या तनन कंपन कहलाता है। तो इसमें आएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल जब आईआर रीजन से रेडिएशन का अवशोषण करता है तो उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है। यदि उस वाइब्रेशन से उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ में चेंज हो जाए, यानी कि बॉन्ड लेंथ है तो कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, और लेकिन उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं हो, तो ऐसा कंपन है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या तनन कंपन कहलाता है। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो भी कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें नीचे हम पढ़ेंगे इसमें कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। फर्स्ट रहेगा इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरा रहेगा इसमें एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एक तो रहेगा इसमें सममित तनन कंपन और दूसरा रहेगा असममित तनन कंपन। दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। चेंज किस में रखना है? सिर्फ बॉन्ड लेंथ में चेंज करना है अपने को। ठीक है, सिमेट्रिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिकल को। तो पहले पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का फर्स्ट टाइप है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। हिंदी में बोलेंगे हम इसको सममित तनन कंपन। सममित तनन कंपन के अंदर क्या होता है? देखो कि किसी मॉलिक्यूल्स में जब वाइब्रेशन होने से उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, वो या तो फिर वो बॉन्ड लेंथ में चेंज है वो कम हो जाए या फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ आएगा। जैसे कि अपना CO2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, CO2 मॉलिक्यूल इसी प्रकार से होगा लीनियर शेप में। इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन हो गया। वाइब्रेशन होने से 2 प्रकार की कंडीशन बनेगी इसमें। या तो इसमें ये कंडीशन बन जाए कि ऑक्सीजन है, कार्बन है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? R1 और ये क्या है? R2। ये रहेगी R1 डैश और ये क्या रहेगी? R2 डैश। ठीक है, हो सकता है इसमें इस प्रकार से हो जाए कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये बॉन्ड है स्प्रिंग के रूप में दिखाए हुए यहाँ पे। ये क्या है? R1 डबल डैश R2 डबल डैश। ये आ गया। अब हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में क्या स्ट्रेचिंग हुई है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, कम हो गई। यदि किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग होने से यदि दोनों ओर की बॉन्ड लेंथ या तो एक साथ बढ़ जाए या फिर एक साथ कम हो जाए, तो ऐसे एक साथ बढ़े या फिर एक साथ कम हो जाए, तो ऐसा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या तनन कंपन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या सममित तनन कंपन कहलाता है। इसमें क्या आएगा कि ऐसा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जिसमें दोनों तरफ के बॉन्ड या तो एक साथ बढ़ जाए बॉन्ड लेंथ उनकी, या एक साथ कम हो जाए, तो ऐसा वाइब्रेशन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है। यानी यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2, यहाँ पे R2 डैश इज इक्वल टू R1 है, R1 डबल डैश इज इक्वल टू R2 डबल डैश, और यहाँ पे R1 डैश इज इक्वल टू R2 डैश। दोनों ओर की बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, ये कहलाएगा सममित तनन कंपन। हो गया एग्जांपल। सेकंड पढ़ेंगे हम एनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट टाइप है ना, उसी का चल रहा है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको असममित तनन कंपन। देखिए इसमें क्या रहेगा असममित तनन कंपन में? प्रारंभ में मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा, दोनों तरफ की बॉन्ड लेंथ सेम है, लेकिन यदि इसमें हम इसको तो दबा दें, इस बॉन्ड को इधर ले जाएं और इसको इस साइड से खींचें, तो क्या बनेगा? कार्बन ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये R1 डैश है और ये R2 डैश है डिस्टेंस। इसमें क्या करें हम? इसको दबा दें और इसको खींचें, तो क्या बनेगा? कार्बन है, दब गया ये ऑक्सीजन, और इसको खींचेंगे तो ये लंबा होकर के इतना बड़ा बन गया R2 डैश डबल डैश और R1 डबल डैश, ये बन गया। अब इसको आपको देखने से स्पष्ट हो रहा है।
असममित तनन कंपन में क्या आएगा कि यदि तनन कंपन के समय या उस दौरान किसी मॉलिक्यूल में दोनों ओर की बॉन्ड लेंथ है वो सेम रूप से चेंज नहीं होती है, एक बढ़ेगी तो एक कम होगी, तो ऐसा वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एसिमेट्रिकल या असममित तनन कंपन कहलाता है। इसमें देखो ये कम हो गई ये बढ़ गई, यानी R1 डैश की तुलना में R2 डैश की वैल्यू ज्यादा है, इस वाले में दूसरी वाली बढ़ गई और एक कम हो गई, तो यहाँ पे R1 डबल डैश R2 डबल डैश से ये बनेगी इसमें। तो ये हो गया स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में केवल बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बॉन्डिंग में चेंज नहीं होगा। सिमेट्रिकल में मॉलिक्यूल में दोनों तरफ के बॉन्ड लेंथ हो या तो कम होती है एक साथ या ज्यादा होती है, जबकि अनसिमेट्रिकल में एक साइड की कम होगी दूसरी साइड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये रहेगा इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और उसके दो प्रकार। उसके बाद में सेकंड देखें, इसके अंदर बेंडिंग वाइब्रेशन, बंकन कंपन। सेकंड पढ़ेंगे हम बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, देखो बेंडिंग वाइब्रेशन यदि किसी कोई मॉलिक्यूल है वो IR रीजन से रेडिएशन का अवशोषण करता है तो उस मॉलिक्यूल में कंपन होता है। तो कंपन होने से यदि उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल या बंध कोण में चेंज होता है और उसकी बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है तो ऐसा वाइब्रेशन बेंडिंग वाइब्रेशन या बंधन कंपन कहलाता है। तो वाइब्रेशन होने से यदि किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में केवल उसके बंध कोण में चेंज होता है, बंध कोण तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, और उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है तो ऐसा वाइब्रेशन बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाता है। ये भी दो प्रकार का रहेगा। फर्स्ट रहेगा इन प्लेन, प्लेन के अंदर ही हो वाइब्रेशन, और सेकंड रहेगा आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन और सेकंड रहेगा आउट ऑफ प्लेन। दोनों को पढ़ेंगे। इन प्लेन के भी दो टाइप है, आगे चल के आउट ऑफ प्लेन के भी क्या है, दो ही टाइप है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो होगी इसकी डेफिनेशन, केवल बॉन्ड एंगल में चेंज होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। ये दो प्रकार का होता है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन यानी तल में बंधन कंपन। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन यानी तल में बंधन कंपन। देखिए इसके अंदर इन प्लेन वाले में क्या रहेगा, इन प्लेन वाले में ये होता है कि बेंडिंग वाइब्रेशन के टाइम यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उनके अंदर बॉन्ड या तो तल के नीचे जाएंगे या तल के ऊपर जाएंगे, लेकिन यदि वाइब्रेशन होने से उस मॉलिक्यूल के सभी बॉन्ड एक ही तल में रहते हैं तो उसे बोलेंगे इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। यानी वाइब्रेशन होने के बाद में उस मॉलिक्यूल के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं और उसी प्लेन में वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, उसी प्लेन में वाइब्रेशन करते हुए उनके बॉन्ड एंगल में चेंज होता है, तब इसे बोला जाता है इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। आगे हम लिखेंगे कि ये इन प्लेन तल में बेंडिंग वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है। उसका फर्स्ट टाइप रहेगा सिजरिंग वाइब्रेशन। सिजरिंग वाइब्रेशन को हम हिंदी में बोलेंगे कैंची नुमा कंपन। क्या बोला जाएगा इसको, कैंची नुमा कंपन। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे कैंची नुमा कंपन, और इसको दर्शाया जाता है डेल्टा के द्वारा इस कंपन को। इस कंपन में देखो रहेगा क्या, एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 CH2 घाट, या फिर यहाँ पे हम हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, और इसको हम इस प्रकार से, ये नीचे वाले दो बॉन्ड है ना वो दूसरे प्लेन में, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिर्फ हम CH2 मॉलिक्यूल या CH2 ग्रुप को लेकर के इसे शो करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि या तो सिजरिंग वाइब्रेशन में कैंची की तरह गति करेंगे, एक साथ में अंदर जाएंगे फिर एक साथ में बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे उस टाइम तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम हो जाएगा, और दोनों बाहर जाएंगे तब बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम है। एक साथ गति करती है, या तो दोनों बॉन्ड इस साइड आएंगे या फिर दोनों बॉन्ड इस साइड आएंगे। इस साइड आएंगे बॉन्ड एंगल कम होगा, इस साइड आएंगे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। इस साइड आने पे क्या चेंज रहेगा, देखिए कार्बन हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, पहले ये इतना था अब ये बढ़ के इतना हो गया,
और एक इस साइड में जुड़ा हुआ है, और एक रफली डायग्राम है। एक साथ में अंदर जाएंगे तब देखो किस प्रकार से बनेगा, तब रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। इसको बोलते हैं कैंचिनुमा। कैंची की तरह गति करना तब बोले, तो इसमें लिखे कैंचिनुमा गति के टाइम में तो कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक साथ में अंदर की तरफ आते हैं, एक साथ में बाहर की तरफ आते हैं, जिससे उसका बॉन्डिंग या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ भी प्लेन के अंदर ही रहेंगे, प्लेन से बाहर नहीं जाएंगे, और इसमें भी ये प्लेन के अंदर ही रहेंगे, प्लेन से बाहर नहीं जाते हैं। सेकेंड टाइप का वाइब्रेशन रहेगा इन प्लेन। प्लेन में वाइब्रेशन का सेकेंड टाइप रहेगा यहाँ पे रॉकिंग वाइब्रेशन, जिसे हिंदी में बोला जाएगा संदोली कंपन, और इसे रो से शो किया जाता है। रॉकिंग वाइब्रेशन या संदोली कंपन, ये भी इन प्लेन का एग्जाम्पल है। यानी कि कंपन होने के बाद में क्या होगा, उस मॉलिक्यूल्स के सभी एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में रहेंगे। रॉकिंग वाइब्रेशन है, उसी कंपेरिजन हम घड़ी का जो पेंडुलम है उससे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाला यहाँ जाएगा तो ये वाला यहाँ जाएगा, और यदि ये वाला यहाँ जाता है तो ये वाला इसके पीछे पीछे आएगा। दो कंडीशन बनती है दोनों। देखो एक में क्या हो गया, ये इस साइड आ गया तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, और दो ये इसके साथ में जुड़े हुए हैं। यदि इसमें ये यहाँ जाए तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन, तब बनेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रहेगा उसी प्लेन में, हाइड्रोजन कंपन करने के बाद ये बन जाएगा इसके अंदर। ये रहेगा रॉकिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, दोलन की क्रिया होती है, और इसकी कंपेरिजन हम घड़ी के पेंडुलम से करेंगे, वो इस प्रकार से गति है वो करता है। ये रहेगा रॉकिंग वाइब्रेशन। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम यहाँ जितना है। इसमें ध्यान रखना कि रॉकिंग वाइब्रेशन के अंदर बॉन्ड लेंथ भी सेम और बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा। जितना बॉन्ड एंगल यहाँ है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही बॉन्ड एंगल है, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल में भी कोई भी चेंज है वो नहीं होता। ये रहेगा इन प्लेन वाइब्रेशन का सेकंड टाइप, रॉकिंग वाइब्रेशन। उसके बाद देखें बेंडिंग वाइब्रेशन का एक टाइप हो गया इन प्लेन बेंड वाइब्रेशन। ठीक है, सेकंड देखें इसका टाइप रहेगा बेंडिंग वाइब्रेशन। दो प्रकार का बताया था ना, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। उसमें हम सेकंड पढ़ेंगे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, तल के बाहर बंकन कंपन। ये भी दो प्रकार का होता है। इसका फर्स्ट टाइप रहेगा वेगिंग वाइब्रेशन। ठीक है, इसका नाम रहेगा अभिदोलन कंपन। इसे शो करते हैं हम ओमेगा से। क्या रहेगा ये, अभिदोलन कंपन ओमेगा से शो करेंगे। देखो इसमें CH2 वाला एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल्स में देखें क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसका। ठीक है, ये जिस तल में है, एक तीन तल होते हैं। एक तो मॉलिक्यूल खुद है वो तल, एक उससे ऊपर वाला, एक उससे नीचे वाला। खुद है उसको हम पॉजिटिव से शो करें या फिर इसको हम न्यूट्रल से शो कर दें। दोनों हाइड्रोजन उसी प्लेन में जिसमें कार्बन है। वाइब्रेशन होने से पहले, वाइब्रेशन होने के बाद वेगिंग वाइब्रेशन में के अंदर क्या होता है कि यदि बेंडिंग वाइब्रेशन के समय कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन परमाणु या तो इस कार्बन वाले तल से ऊपर वाले तल में चले जाएं, या एक साथ में कार्बन वाले तल से नीचे वाले में जाएं। ये ध्यान रखना, या तो दोनों एक साथ में जाएंगे ऊपर वाले तल में, या दोनों एक साथ में नीचे आएंगे। जब ऊपर वाले तल में जाएंगे तो ऊपर वाले तल को हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन वो कार्बन वाले तल से वाइब्रेशन करते हुए ऊपर वाले तल में चलेगी, ये बना देंगे। हो सकता है दोनों हाइड्रोजन कंपन करते हुए कार्बन से नीचे वाले प्लेन में आ जाए, तब क्या बनेगा, तब जो बनेगा उसको हम इससे शो करेंगे कि ये तो थे ही यहाँ पे, वही दोनों आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे वाले तल को हम नेगेटिव से शो करें। हो सकता है दोनों हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन करते हुए नीचे वाले तल में आए, एक साथ में जाएंगे, या तो दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों क्या आएंगे, नीचे आएंगे। ये होता है बेंडिंग वाइब्रेशन का आउट ऑफ प्लेन का फर्स्ट टाइप, वेगिंग वाइब्रेशन या अभिदोलन कंपन। ना एक और है कि इसमें लास्ट वो देखें, अभिदोलन के बाद में ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट रहेगा ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे व्यावर्त कंपन। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन को हिंदी में बोलेंगे व्यावर्त कंपन। ठीक है,
देखिए व्यावर्त कंपन सेम इसी प्रकार का कंपन है, उसमें चेंज क्या होता है तो देखें चेंज क्या रहेगा वो देखें। सिर्फ इसमें व्यावर्त कंपन शो किससे कर देंगे, टो से शो कर देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होगा कि प्लेन से ऊपर, प्लेन के बाहर जाएंगे मॉलिक्यूल्स गति करते हुए, ये बॉन्ड है ना, ये कंपन से आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन से बाहर जाएंगे। लेकिन इसमें पीछे वाले जैसा जो अभिदोलन वाले जैसा सेम नहीं होगा, उससे अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब कि एक ऊपर वाले प्लेन में जाएगा, दूसरा नीचे वाले में। एक परिस्थिति में एक ऊपर जाएगा एक नीचे। तो मान लीजिए हम एक साइड में एक को ऊपर भेज दें, जैसे कि ये था। अब ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके साथ जुड़ा हुआ, ये ऊपर वाले प्लेन में चला जाए पॉजिटिव में, और ये इस साइड वाला नीचे वाले प्लेन में चला जाए नेगेटिव में। सेकेंड कंडीशन क्या बनाएंगे कि ये वाला हाइड्रोजन तो ऊपर प्लेन में जाए और ये वाला नीचे आए। तब कंडीशन कौन सी बनेगी कि एक साइड वाला हाइड्रोजन ऊपर वाले प्लेन में चला गया, ये हाइड्रोजन नीचे वाले प्लेन में चला गया, और इसके साथ में ये दो जुड़े हुए थे, ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे व्यावर्त कंपन। व्यावर्त कंपन में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए दोनों जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें सममित, ये असममित प्रकार का हो गया। पीछे वाला सममित था, दोनों एक दूसरे की अभिदोलन में दोनों बॉन्ड या तो ऊपर वाले प्लेन में जाएंगे या नीचे वाले जाएंगे। जबकि व्यावर्त में क्या है, एक ऊपर वाले में जाएगा, दूसरा कहाँ पे जाएगा, नीचे वाले में जाएगा। ये रहेगा व्यावर्त कंपन। आउट ऑफ प्लेन दिख रहे, वाइब्रेशन करने के बाद में ये उस मॉलिक्यूल के प्लेन में नहीं रह करके मॉलिक्यूल के प्लेन से बाहर चले जाते हैं। ये थे आपके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के प्रकार। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।